अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो है एडिनॉइड्स के ऊपर जो चैप्टर नंबर 48 है और बुक मेरे पास ये ढींगरा है। और इस चैप्टर में से ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से ऐसे क्यों आता है। एडिनॉइड्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी जो फर्दर चीज़ें करने वाली हूँ मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट जो हमारे पास ये एक्यूट फेरेंजाइटिस है, ये सिर्फ आप रीड कर लें क्योंकि ये कभी भी आया नहीं हुआ। तो अगर इसके रिलेटेड कुछ आता है तो एटलीस्ट आपको नोहा हो, लेकिन ये कभी आया नहीं हुआ। और जो ये वाला टॉपिक है ये भी कभी नहीं आया, लेकिन कुछ स्टैंडअप्स में देखा गया है। जो डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके स्टैंडअप्स में देखा गया है, वैसे ये भी कभी नहीं आया हुआ। इसमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये एडिनॉइड्स ही हैं, ठीक है। तो एडिनॉइड्स में भी हमें सबसे पहले इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। तो उसके बाद एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में से जो चीज़ें करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो एडिनॉइड्स हमारे पास एक लिम्फॉइड टिश्यू है, जैसे कि पैलेंटाइन टॉन्सिल्स होते हैं उसका तो सबको ही पता है कि जो इंटीरियर फेरेंजियल और जो पोस्टीरियर पिलर होता है उसके दरमियान में एडिनॉइड्स टॉन्सिल्स होते हैं। तो ये हमारे पास वाल्डायर रिंग है जो एडिनॉइड्स बनाते हैं ऊपर से, और ये लेटरली पैलेंटाइन टॉन्सिल है और ये लिंगुअल टॉन्सिल्स हैं। पर जो एडिनॉइड्स होते हैं हमारे पास वो यहाँ पे करके होते हैं, यहाँ पे करके, यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी एक लिम्फॉइड टिश्यू है और ये प्रेजेंट होते हैं एट बर्थ टाइम, और बाय एज ये इंक्रीज़ होते हैं 6 इयर्स तक ये इंक्रीज़ होती है। इनके अंदर हाइपरप्लेजिया होता है और ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है। ये थोड़े से बड़े होते हैं, ठीक है। और बाद में फिर 15-20 साल तक ये रिग्रेस हो जाते हैं, प्यूबर्टी पर रिग्रेस होना स्टार्ट होते हैं और 20 इयर्स में ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं। तो आपने इस लोकेशन को याद रखना है और ये भी देखना है कि ये इसके ऊपर मैक्सिलरी साइनस है, ठीक है। और ये इसकी लोकेशन है, ये आपका नेज़ोफेरिंक्स है, ये ओरोफेरिंक्स है, ये हाइपोफेरिंक्स है। तो ये नेज़ोफेरिंक्स के ऊपर यहाँ पे बिलो द मैक्सिलरी साइनस आपके एडिनॉइड्स होते हैं, ठीक है। इतनी सी बात आपको अगर समझ आएगी तो फिर आपको आगे वाला बहुत इजीली समझ आ जाएगा। तो ये रूफ एंड पोस्टीरियर वॉल ऑफ द नेज़ोफेरिंक्स में होते हैं, ठीक है। ये लाइन आपने करनी है। फिर आपने ये करना है कि इसके अंदर कोई क्रिप्ट्स नहीं होते, जैसे हमने टॉन्सिल पढ़ेंगे आगे, इसमें क्रिप्ट्स होते हैं। आपने सेकेंड ईयर एनाटमी में भी पढ़ा होगा कि उसमें क्रिप्ट्स होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। इसमें कोई क्रिप्ट्स नहीं होते, इसका कोई कैप्सूल नहीं होता। ये बर्थ के टाइम प्रेजेंट होते हैं, इलाज होते हैं अप टू 6 इयर्स, और उसके बाद जो है पुबर्टी पे डिसअपियर होना स्टार्ट होते हैं और एट द एज ऑफ 20 डिसअपियर हो जाते हैं। एक ये बात आपने इसमें से करनी है। नेक्स्ट इसकी ब्लड सप्लाई सिर्फ रीड कर लें, इसको बेशक ना भी याद करें। नर्व सप्लाई, लिम्फेटिक्स, ठीक है। और जो अब इम्पॉर्टेंट है वो इसकी टियोलॉजी है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, एडिनॉइड्स और अदर इन्फ्लेमेशन, यानी एडिनॉइड्स की इन्फ्लेमेशन। और ये होती क्यों है कि राइनाइटिस हो, साइनोसाइटिस हो या टॉन्सिलाइटिस हो। राइनाइटिस होता है कि जो आपके पास ये नेज़ल कैविटी है इसकी इन्फ्लेमेशन हो, ये आपका मैक्सिलरी साइनस है इसके अंदर कोई इन्फ्लेमेशन हो, या फिर जो टॉन्सिल्स बने हुए हैं ये इसके अंदर कोई इन्फ्लेमेशन हो, उसकी वजह से क्या होता है कि जो एडिनॉइड्स हैं उनके अंदर भी इन्फेक्शन होता है। और जब इनके अंदर इन्फेक्शन होता है तो इनका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। आप ये देखें, अगर ये इतना साइज़ का है और ये इसके इन्फेक्शन हो जाए और हाइपरप्लेजिया हो जाए, ये इतने साइज़ का हो जाता है, ठीक है। तो ये इसकी टियोलॉजी है। अब आगे हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स। ये बहुत ही इजी है याद करना। क्लिनिकल फीचर्स को डिवाइड किया हुआ है नेज़ल में, ऑरल में और जनरल में, और ये इम्पॉर्टेंट भी हैं, ठीक है। तो आप इसको बहुत इजीली याद कर सकते हैं इस तरह से। अगर हम देखें, ये हमने नेज़ल कैविटी बनाई थी, ठीक है। और यहाँ पे करके मैक्सिलरी साइनस था और यहाँ पे हमने बनाए थे एडिनॉइड्स, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा कि नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। जब एडिनॉइड्स लार्ज हो जाएंगे तो वो स्पेस को बिल्कुल ऑक्यूपाई कर लेंगे और नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। अब जब ऑब्स्ट्रक्शन है यानी कि जो नेज़ल डिस्चार्ज है वो नीचे नहीं जा रहा, अंदर नहीं जा रहा, यानी कि जो नेज़ल डिस्चार्ज है वो थोड़ा थोड़ा करके आपके ओरोफेरिंक्स में जाता रहता है, ठीक है। इसकी ड्रेनेज का सिस्टम होता है। लेकिन अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो नेज़ल डिस्चार्ज वहाँ पे एक्यूमुलेट होगा,
फिर साइनोसाइटिस, एपिटैक्सिस और वॉइस चेंज। ये मैं आपको डायग्राम से दिखाती हूँ। ये देखें, ये आपका है एडिनॉइड। ये इसका हाइपरप्लेजिया हुआ, ये इतना बड़ा हो गया कि इसने पूरी नेज़ल कैविटी को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया। अब क्या होगा कि सबसे पहले क्या होगी, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन। हम नाक से भी सांस लेते हैं और मुंह से भी सांस लेते हैं ना, तो यहाँ पे हो गई ऑब्स्ट्रक्शन, ये यहाँ पे हो गई ऐसे ऑब्स्ट्रक्शन। नंबर 1 क्या था, ऑब्स्ट्रक्शन। नंबर 2 क्या था कि डिस्चार्ज ड्रेन नहीं होगा, तो नंबर 2 पे हो जाएगा नेज़ल डिस्चार्ज की एक्यूमुलेशन। 2 पॉइंट्स हो गए। नंबर 3 पे क्या था कि देख लेते हैं इधर से, साइनोसाइटिस। हाँ, ये जो आपका मैक्सिलरी साइनस पड़ा है, जो एडिनॉइड्स का इन्फेक्शन है वो इसमें भी ट्रांसफ़र हो सकता है और मैक्सिलरी साइनस का इन्फेक्शन हो सकता है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि मैक्सिलरी साइनस का इन्फेक्शन हो जिसकी वजह से एडिनॉइड्स का इन्फेक्शन हो। जब भी एडिनॉइड्स का इन्फेक्शन होगा इनका हाइपरप्लेजिया होगा। फिर एपिटैक्सिस। एपिटैक्सिस कैसे होगा कि जब हमारी नाक बंद होती है, हम नाक को बंद करके अंदर हवा खींचते हैं तो प्रेशर पड़ता है, प्रेशर की वजह से एपिटैक्सिस भी हो सकता है। और नंबर 5 पे है वॉइस चेंज। आपको पता है कि हमारी वॉइस में नोज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब हमारे ज़ुकाम होता है तो हमारी आवाज़ बदली होती है, उसको हम कहते हैं कि उसमें जो है वो नेज़ल क्वालिटी लॉस हो गई है। तो सबसे पहले क्या था कि नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन थी। ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से आप याद रखें कि डिस्चार्ज वहाँ पे होगा तो वेट बबली नोज़ होगी, ठीक है। और ये हम बच्चों में ही देखेंगे क्योंकि ये बच्चों में ही इसका इन्फेक्शन होता है। फिर साइनोसाइटिस है मैक्सिलरी साइनस का, उसके बाद एपिटैक्सिस है, वॉइस चेंज है। नेक्स्ट है ओरल सिम्टम्स। ओरल सिम्टम्स के अंदर है ट्यूब्यूलर ऑब्स्ट्रक्शन। नेज़ोफेरेंक्स में आपने पढ़ा होगा कि जो नेज़ोफेरेंक्स है उसके अंदर ओपनिंग होती है यूस्टेचियन ट्यूब की। जब वो ट्यूब की ओपनिंग ब्लॉक हो जाएगी, एडिनॉइड्स का जो मैस है वो उसको ब्लॉक कर देगा, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रिट्रैक्ट हो जाएगी। यानी कि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो इस तरह से हो जाएगी कि जब हमने ट्यूब ब्लॉक हो जाती है तो अंदर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाता है और वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है वो पिचक सी जाती है। साथ में कंडक्टिव हेयरिंग लॉस हो जाता है क्योंकि यूस्टेचियन ट्यूब जो है वो कंडक्शन करवा रही थी। फिर ये जो है ओटाइटिस मीडिया यानी मिडल ईयर का इन्फेक्शन, वो उसके रिकरेंट अटैक्स होंगे क्योंकि यूस्टेचियन ट्यूब इसके ज़रिए जो है वो इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है, ठीक है। सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया रिजॉल्व नहीं होगा क्योंकि एडिनॉइड्स से इन्फेक्टेड होंगे। ओटाइटिस मीडिया विद डिफ्यूजन, ये आपने डिटेल से सारे पढ़ने हैं, लेकिन यहाँ पे आपको इस तरह से याद रखें कि जो मिडल ईयर है यूस्टेचियन ट्यूब के थ्रू ये ओपन होता है इनटू द नेज़ल कैविटी, और नेज़ल कैविटी हमारे में ब्लॉक है, एडिनॉइड से लार्ज हुए हैं और वो इन्फेक्टेड हैं, तो उसकी वजह से ट्यूबुलर ऑब्स्ट्रक्शन होगी, रिकरेंट अटैक्स होंगे ओटाइटिस मीडिया के, सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया विद डिफ्यूजन। फिर उसके बाद आते हैं जनरल सिम्टम्स। एडिनॉइड फेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अलहदा से एडिनॉइड फेसिस भी पूछ लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जब बच्चा नाक से सांस नहीं ले पा रहा, ठीक है, वो सारा जो हवा अंदर लेके जा रहा है ऑक्सीजनेशन के लिए तो मुंह से लेके जा रहा है, तो उसका जो नोज़ है वो रिग्रेस हो जाता है क्योंकि वो यूज़ नहीं हो रहा। साथ में उसका मुंह हमेशा खुला रहता है, इसलिए उसके दांत भी सही तरह से डेवलप नहीं होते। उसके जो अपर टीथ हैं उनका वो ओवर क्राउडिंग हो जाती है क्योंकि मतलब वो सही तरह से डेवलप नहीं होते। उनका ओपन माउथ होता है तो उनका फेस इलोंगेटेड होता है क्योंकि उनका मुंह हमेशा खुला रहता है। इसके अलावा जो नाक के ज़रिए सांस लेते हैं और मुंह के ज़रिए लेते हैं, जो नाक के ज़रिए सांस लेते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। तो जब नाक के ज़रिए सांस नहीं जा रहा तो ऑक्सीजन बॉडी में कम होगी तो डल एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। और इसके आगे हम पिक्चर भी देखते हैं तो इसको मिकी माउस अपीयरेंस भी कहते हैं। और एक और बात ये थी कि जो नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है तो सारा सांस वो बच्चा कहाँ से ले रहा है, मुंह से, तो उसके फीडिंग में मसला आता है। यानी कि जब फीडिंग करने लगता है तो या सकलिंग करता है तो उसका जो सांस नहीं आता, वो सांस लेने के लिए बार बार जो है वो मुंह खोलता है और उसका वो फीडर वगैरह नहीं लेता, या फिर ब्रेस्ट फीडिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इसलिए उसकी जो है वो ग्रोथ भी मुतासिर होती है क्योंकि वो कुछ खाता पीता नहीं है सही से। फिर पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ये अब कैसे हो जाता है, इस बात को समझें कि सबसे पहले आपने देखा कि ऑक्सीजन जो है वो कम होगी बॉडी में क्योंकि जो नेज़ल
सप्लाई है वहाँ उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, तो जब बॉडी में ऑक्सीजन कम होती है तो फिर क्या होता है, वेज़ो कंस्ट्रिक्शन होती है। ठीक है, जब ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, वेज़ो कंस्ट्रिक्शन। उस वेज़ो कंस्ट्रिक्शन से पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकती है। ठीक है, और उसकी पल्मोनरी हाइपरटेंशन से राइट साइड का हार्ट फेलियर भी हो सकता है। तो और ये लैक ऑफ कंसंट्रेशन है। एक बात तो जहाँ यहाँ पे नहीं लिखी हुई वो ये कि जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा होता है तो नाइट टेरर्स आते हैं और बेड वेटिंग आते हैं। बेड वेटिंग का भी वर्ड सिनेरियो में दिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ये रिमूव किया हुआ एडिनॉइड मैस, और ये हमारे पास एडिनॉइड फेसिस है। इसमें इसकी जो नोज़ है वो छोटी है, पिंच हुई हुई है, अंदर मुंह खुला हुआ है, दांत अगले दो बाहर आए हुए हैं, इलोंगेटेड फेस है। तो ये है। और उसके अलावा ये एक्सरे की पिक्चर है। एक्सरे में जो एयर होती है वो हमेशा डार्क शेडो होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि जो एयर पैसेज है कितना छोटा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो एडिनॉइड है वो इनलार्ज हुआ है। नहीं तो असल में क्या होता है कि एडिनॉइड छोटे से होता है और ये सारा जो है वो डार्क नज़र आता है, एयर को शो करता है, लेकिन यहाँ पे आपको सारा ओपेक नज़र आ रहा है। इसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले हमको जनरल करेंगे। जनरल में हम एक्सरे चेस्ट का करवाएंगे कि देखने के लिए कि कोई और इन्फेक्शन तो नहीं है, यानी कि कोई लंग्स का इन्फेक्शन वगैरह जिसकी वजह से उसको जो है वो सिम्टम्स आ रहे हैं। फिर हम ब्लड काउंट, ब्लड रिपोर्ट करवाएंगे और यूरिन का एग्जामिनेशन करवाएंगे। ब्लड काउंट इसलिए करवाएंगे कि अगर हमने उसका ऑपरेट करना है तो हमें उसका हीमोग्लोबिन वगैरह देखना होगा। स्पेसिफिक टेस्ट के अंदर हम एक्सरे करवाएंगे, लेटरल व्यू नेसोफेरेंक्स का, यही वाला एक्सरे उसमें हम देखेंगे। ये इसका डायग्नोसिस हो गया। साथ में हम क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस वगैरह से भी देख सकते हैं, उसका जो फेस है हिस्ट्री से देख सकते हैं। हिस्ट्री के अंदर हम पूछ सकते हैं कि ये दूध सही पीता है वगैरह वगैरह। फिर इसका ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट अगर एक्यूट है, यानी कि एक्यूट एडिनाइटिस है, तो हम एंटीबायोटिक्स देंगे क्योंकि ये इन्फेक्शन से हो रहा है। ठीक है, एनाल्जेसिक देंगे अगर उसको पेन भी हो रही है, नेज़ल डिकंजेस्टेंट दे देंगे, और क्रॉनिक में हमें उसको रिमूव करना पड़ेगा। लास्ट बात ये कि जो सर्वाइकल लिम्फ नोड है, ये भी बुक में नहीं लिखी हुई, तो सर्वाइकल लिम्फ नोड हैं वो इनलार्ज होते हैं और टेंडर होते हैं तो एक्यूट है, और अगर सर्वाइकल लिम्फ नोड इनलार्ज हैं और नॉन टेंडर हैं तो क्रॉनिक एडिनाइटिस है। ठीक है, तो इसके साथ हमारा ख़त्म होता है। ये भी देख लें, ग्राफ दिखाया हुआ है कि 0 to 6 ईयर्स 6-7 ईयर्स तक ये ज़्यादा होता है, प्यूबर्टी में रिग्रेस होता है, और 15-20 साल तक जो है वो बिल्कुल ये ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और ये हमारा हो गया एडिनॉइड्स। कोई बात समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।